उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के अगले वजीर आला होंगे। शिवाजी पार्क में कल शाम हलफ लेंगे। उद्धव ठाकरे की हलफबर्दारी तकरीब में पीएम मोदी और अमित शाह भी शिरकत कर सकते हैं। जराये के मुताबिक दोनों को हलफबर्दारी तकरीब में मदऊ किया जाएगा। तमाम रियासतों के वज़ीर आला को भी हलफबर्दारी तकरीब में शिरकत की दावत दी जा रही है। बीती शब महाविकास अघाड़ी के लीडरों ने गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की थी। महाविकास अघाड़ी ने उद्धव ठाकरे की क़यादत में हुकूमत साजी का दावा पेश किया था। आज भी उद्धव ठाकरे ने गवर्नर से मुलाकात की। तो उद्धव ठाकरे कल वजीर आला का हलफ लेंगे। इस हवाले से तैयारियां भी जोरों शोर से शुरू हो चुकी हैं। साथ ही साथ दावतनामा भी तैयार किया जा रहा है कि किन्हें मदऊ किया जाना चाहिए या किन्हें नहीं, और इसकी जिम्मेदारी शरद पवार को दी गई है। नंबर महायुति के नंबर हमारे पास थे और हमने महायुति करके चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने के बाद 162 करीबन 162 हमारे एमएलए चुन के भी आए, पर मुख्यमंत्री किसका होना चाहिए इसके ऊपर हमारा विवाद आपस में ये बातें इतनी अंत तक गई कि आखिर दोनों पार्टी अलग अलग हुई और इसके कारण भारतीय जनता पार्टी अकेले के बल पर या अपने दोस्त के साथ या पार्टी में हमारा मुख्यमंत्री नहीं बना सकती। अजीत पवार को धोखेबाज मानते हैं आप? मैं नहीं मानता अजीत दादा को धोखेबाज। मैं ये बता, अजीत दादा को धोखेबाज मानने से पहले हमने उनको क्यों लिया? जब आपको पता था कि अजीत दादा के ऊपर एलिगेशन आपने किए थे तो ऐसे आदमी को हमने लेना ही नहीं था। और अब आइए देखते हैं कांग्रेस लीडर असलम शेख का क्या कुछ कहना है। साहब अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसकी सच्चाई में जीत हुई है। आप देख सकते हैं, अगर ये सुप्रीम कोर्ट ने सही टाइम पे सही निर्णय नहीं लिया होता तो मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी जो पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा रखी है, राज्य पाने के लिए, सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के तैयार है, किसी के साथ भी जाने को तैयार है और कुछ भी करने को तैयार है। ये पिछले 10-12 दिन के अंदर आप लोगों ने देखा होगा। अब आस्ते आस्ते जो है पूरे देश को पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता क्या। कांग्रेस लीडर राशिद अल्वी ने कहा कि बीजेपी की सच्चाई सबके सामने आ गई। इन्होंने कहा कि बीजेपी ने जो कुछ किया है, अब बीजेपी को चाहिए कि वो मुल्क से माफी मांगे। गठबंधन बनता है तो इसीलिए बनता है कि वो लंबा चले और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो, ऐसा प्रोग्राम जो महाराष्ट्र वहाँ की जनता के हित में हो। सर, वहाँ जिस पवार इस्तीफा दिए उसके बाद देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा देना पड़ा। देखिए, वो इस आशिकी में इज्जत सादात भी गई। भारतीय जनता पार्टी की जो थोड़ी बहुत इज्जत थी वो भी चली गई। प्रधानमंत्री मुबारकबाद दे रहे हैं, इसका मतलब प्रधानमंत्री की नॉलेज में था। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप आर्गूमेंट दे रहे हैं हमें 14 दिन दे दीजिए, तो इसका मतलब आप जानते थे कि मेजॉरिटी नहीं है, 14 दिन मिलेंगे तो आप हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे। मेरा मानना है, प्रधानमंत्री से बहुत अदब से कहूँगा, देश से माफ़ी मांगिए संविधान के साथ खिलवाड़ करने के लिए। सर, संजय राउत का कहना है कि उद्धव ठाकरे अगले 5 साल के लिए मुख्यमंत्री होंगे। देखिए, जब कोalition चलेगा उसका जो भी मुख्यमंत्री होगा निश्चित तौर से वो 5 साल सरकार चलाएगा। सर, 2 केंद्र शासित प्रदेशों सभा में विधेयक पेश किया गया, दमन और दीव, दादरा नगर और हवेली। जी देखिए, ये सरकार बगैर विपक्ष को, तो कांग्रेस पार्टी और इससे पहले बीजेपी के लीडर का आप रद्दमल देख रहे थे। उनकी अपनी अपनी दलीलें, अपना अपना इजहार ख्याल है। इस बीच महाराष्ट्र में हलफबर्दारी तकरीब को लेकर तैयारियां जोर शोर से जारी हैं और साथ ही साथ कलमदानों को तकसीम करने के मामले को लेकर भी मीटिंग्स हो रही हैं। यानी ये तीनों पार्टियां एक साथ तो आ रही हैं, साथ ही साथ ये पूरी तरीके से हल कर लेना चाहती हैं कि आगे आने वाले दिनों में कोई परेशानी हायल ना हो। इसी वजह से पोर्टफोलियो किसे कौन सा दिया जाना है और कितना दिया जाना है, इस पर भी ये तीनों पार्टियां बैठकर बातचीत कर रही, मीटिंगें कर रही हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मुहिउद्दीन जुड़ रहे हैं मुंबई से, उनका रुख कर लेते हैं। मुहिउद्दीन, सबसे पहले तकरीब के हवाले से सवाल ये कि किस तरह से तकरीब की तैयारियां जारी हैं कल हलफबर्दारी तकरीब को लेकर, साथ ही साथ पोर्टफोलियो को लेकर जो शुरू हुई मीटिंग के हवाले से बताइएगा, क्या ये मीटिंग अब खत्म हो चुकी? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि कल जो है वो शिवाजी पार्क में बहुत ही अजीमुशान तकरीब का इनेकाद होने वाला है और इस तकरीब में जो है वो उद्धव ठाकरे
शपथ लेने वाले हैं, हलफ बर्दारी करने वाले हैं, क्योंकि आज सुबह ही इन्होंने जो है वो गवर्नर से मुलाकात की और उन्हें जो है वो अपना लेटर जो देकर जो है वो जो कानूनी अमल था वो पूरा किया। अब माना जा रहा है कि मतलब जो बहुत ही जल्द जो है वो इस फैसला होने वाला है कि कितने वज़रा होंगे, कौन सी पार्टी के होंगे, इसके ताल्लुक से जो है वो अभी कोई भी तरह की मतलब वो पुख्ता जानकारी बाहर नहीं आ पाई है। बहरहाल जो है एक डिप्टी सीएम जो है वो एनसीपी का होगा और एक डिप्टी सीएम जो है वो कांग्रेस का होगा, ये बातें जो है वो तय हो चुकी है। और इसके अलावा जो है वो जो खाते होंगे उसमें जो है वो माना जा रहा है कि वो जो वजारती होंगी उसकी तकसीम भी जो है वो बराबर होने की उम्मीद है, क्योंकि तीनों पार्टी का इसमें जो है वो सहयोग है, तीनों जमातों का इसमें जो है वो हिमायत है। तो फिलहाल जो है वो जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो यही खबर आ रही है कि तीनों पार्टियों को जो है वो यकसा पोर्टफोलियो, यकसा वजारत देने की उम्मीद है और इस पर जो है वो फिलहाल चर्चा चालू है, लेकिन कोई भी हतमी फैसला जो है इस पर नहीं हो पाया है। जी, आप हमारे साथ बने रहे मुयुद्दीन। इस बीच हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं समीर दलवाई साहब, जो कि एनसीपी के स्पोक्स पर्सन हैं। आपका इस्तकबाल करते हैं, शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए, वक्त देने के लिए। समीर साहब, आपसे सवाल ये कि आप तीनों पार्टियां मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं। इस बीच हम जानते हैं कि कई नजरियात एक साथ मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं। ऐसे में एनसीपी की कोशिश क्या होगी कि आने वाले दिनों में नजरियात बीच में हायल ना हो, बाधा ना पड़े? आप क्या कुछ करेंगे, क्या कुछ इकदाम एनसीपी की होगी? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, इसमें एक पहलू तो ये है कि जिस तरीके ने, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है आप। तो जिस तरीके ने भारतीय जनता पार्टी ने पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स को वायलेट करते हुए जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो एक प्रकार का इन्होंने राजनीति खेली और पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अगर पूरा वायलेट करके उन्होंने बैकडोर से सरकार लाने की कोशिश की, उसको सुप्रीम कोर्ट ने और महाराष्ट्र के लोगों ने खारिज कर दिया। ये सबसे अच्छी बात है। दूसरी बात ये आपने कहा कि अलग नजरियात जो है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। हकीकत ये है कि हिंदुस्तान भारत देश ऐसा है, इसमें अलग नजरियात है और यही हमारी परंपरा रही है। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी जो बिल्कुल पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने से जो बात चलती आ रही है, अलग अलग मुख्तलिफ किस्म के नजरिए जो है, अलग अलग जो सोच विचार, अलग अलग विचारधारा है, अलग अलग जुबान है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग राजनीति है। तो इन सभी सोच, सब विचारों को, सब अलग अलग कौमों को साथ में लेकर चलना, यही हमारे भारत, हमारे इंडिया, हमारे हिंदुस्तान और हमारे संविधान की सच्ची नींव है। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही हिस्टोरिक चीज जो हो रही है, हिस्टोरिक बात हो रही है कि जिस प्रकार से अलग अलग भिन्न किस्म की जो विचारधाराओं की पार्टी जहाँ साथ में आ रही है, मगर वो साथ में आने के लिए जो समय लगा, उसमें ऑफकोर्स बीच में भारतीय जनता पार्टी ने अपना कुछ खुद एक दाव खेलने की कोशिश की। वो समय इसलिए लग रहा था कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ये तय करना बहुत ही महज जरूरी था। और ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में जो आज महाराष्ट्र तक की तो बातें मैं कह सकता हूँ कि जो किसानों के जो मसले हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोजगारी है, ऐसी क्या होंगी समीर दलवाई साहब जिसे सरकार बिल्कुल खत्म करना चाहेगी, उससे आवाम को राहत देना चाहेगी? तो आप सवाल पूछे फिर से एक बार। पहली 3 चीजें ऐसी क्या हैं, फर्स्ट 3 प्रेफरेंस आपकी क्या होंगी आपकी सरकार की, जिसे आप खत्म करना चाहेंगे? किसानों के मुद्दे को लेकर हमने देखा कि एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना एकजुट नजर आया। ऐसी 3 चीजें एनसीपी की तरफ से क्या पोर्टफोलियो में रखी गई हैं जिसे आप करना चाहेंगे, आवाम को राहत देना चाहेंगे? बिल्कुल, सबसे 3 महज चीजें जो मैं समझता हूँ, सबसे पहले है किसानों का मसला, क्योंकि अभी हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं कि सूखा का भी एक मसला था, तो अभी बारिश भी, बेवक्त बारिश होने की वजह से भी जो नुकसान हुआ है और महाराष्ट्र में ओवरऑल किसान और जो खेती की जो बुरी हालत है उसको सुधारना पहली बात है। दूसरी बात है कि नौकरियां जो जिस रफ्तार से जा रही थी, जिसे जॉबलेसनेस हम कहते हैं, कि जिस प्रकार से अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ रही है, उसे रोकना ये सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है। और तीसरी बात ये भी मैं सोचता हूँ कि एक सुशासन जिसे कहते हैं कि पूरे आवाम को, हर तबके के लोगों को, हर इंसान को महाराष्ट्र में जो फील करे कि ये हमारी सरकार है, हमारी सेफ्टी के बारे में सोचती है, हमारे वेलबींग के बारे में सोचती है, हमारी दिन की जो रोज की जो बातें हैं कि हम सेफ्टी महसूस करें, सिक्योरिटी महसूस करें, एक अपनापन महसूस करें, ये कहीं जो कम हो रहा था पिछले गवर्नमेंट में, ये हम सोचते हैं, ये मेरे हिसाब से और हमारे पार्टी के हिसाब से ये 3 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं। मगर ये जरूर बात है कि जिस प्रकार से
भाजपा ने स्टेट और जो महाराष्ट्र राज्य की स्थिति करके रखी है, इतना ज्यादा डेट है स्टेट से, ये सब चीजों से बाहर आने के लिए हमें पूरी तरह से सब पार्टियों का और सभी हमारे जो अलग अलग जो लोग हैं हमारे महाराष्ट्र राज्य में, हर एक बंदे का हर व्यक्ति का हमें इसे साथ लगेगा और सबको साथ लेकर या महाराष्ट्र को इस गंभीर स्थिति से बाहर आ सकते हैं। ठीक है, समीर दलवाई साहब हमारे साथ बने। इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, बीजेपी के लीडर हैं संजय केनेकर साहब। आपका भी इस्तकबाल करते हैं अपने खास प्रोग्राम में। बीजेपी के पास 105 सीट होने के बावजूद भी अपोजिशन में आपको बैठना होगा संजय साहब। अपोजिशन का मजबूत होना भी जमहूरियत की अहम बात है, जमहूरियत के लिए अच्छा है। ऐसे में बीजेपी ज्यादा सीट लेकर भी अपोजिशन में बैठेगी। क्या लगता है किस तरह से अपोजिशन का किरदार आप अदा करने वाले हैं, कितने तैयार हैं? हम तो पहले उद्धव जी ठाकरे और उन्हीं के साथ सभी दलों को सत्ता स्थापन करने के लिए शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन जो उनके विचारधारा, हिंदुत्व की विचारधारा को और उनके आइडियोलॉजी को जो तिलांजलि देकर इन विभिन्न आइडियोलॉजी के लोगों के साथ। ठीक है, आपने क्या किया था संजय साहब? 4 दिन पहले की तस्वीर अभी भूले नहीं है हम, और ना ही वो भूली जाएंगी वो तस्वीरें। अजीत पवार जब आपके पार्टी में आ जाते हैं, समर्थन दे देते हैं, तो क्या वो डिफरेंट आइडियोलॉजी नहीं थी? सुनो बात, जब महाराष्ट्र की जनता ने बहुमत भारतीय जनता पार्टी की तरफ दिया जनमत, तो वो जनमत देके अभी कम से कम 20 से 25 दिन हो गए थे, और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री अजीत पवार की तरफ नहीं गए थे, लेकिन जी संजय साहब, यहाँ सत्ता शेतकरी के लिए यहाँ अभी विभिन्न प्रश्नों के लिए, तो ये भी तो यही कह रहे हैं, एनसीपी, शिवसेना, कांग्रेस भी यही कह रही है कि अवाम को तमाम दिक्कतों से हमें दूर ले जाना है और सत्ता बनानी है, इसीलिए हम डिफरेंट आइडियोलॉजी हमारी है, लेकिन फिर भी हम एक हो रहे हैं। नहीं, दो विभिन्न फर्क है। इन्होंने क्या किया है, ये मातोश्री छोड़ के उन लोगों के पास गए, भारतीय जनता पार्टी उन लोगों के पास नहीं गई। ये बहुत बड़ा फर्क है कि अगर जो हमने आइडियोलॉजी के वालों के साथ हमारी सर एनसीपी क्या उसके डिफरेंट नजरिया नहीं है, अलग नजरिया नहीं है, डिफरेंट आइडियोलॉजी उसकी नहीं है? आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए। सुनो एनसीपी को लेके अजित पवार ने ऐसे कुछ आमदारों को उनको सेपरेट गट फोड़ के, राष्ट्रवादी का गट फोड़ के उन्होंने शामिल हो गए। नहीं, वो शामिल हो गए, फिर भी उन्होंने कहा कि मैं एनसीपी का हूँ, एनसीपी का था और एनसीपी का रहूंगा। नहीं, जिस दिन उन्होंने मुख्यमंत्री साहब को मिलने आए थे, मैं मेरा कुछ गट लेके आपके साथ, आपके आइडियोलॉजी के साथ जुड़ना चाहता हूँ, तो मुख्यमंत्री ने कहा ना, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के साथ जुड़ना चाहते थे, मुख्यमंत्री उनके आइडियोलॉजी के साथ जुड़ना नहीं चाहते थे। अच्छा, ठीक है। इस बीच हमारे साथ समीर दलवाई साहब मौजूद हैं। समीर, आप सुन रहे हैं संजय साहब को, उनका कहना है कि अजीत पवार खुद गए थे, बीजेपी की तरफ से कुछ वो नहीं था, ऑफर नहीं दिया गया था। इस पर आपका रिएक्शन क्या है? नहीं, इसमें देखिए, मैं इस पे कोई बहस नहीं करना चाहता, मगर मुद्दा ये है कि ये बात हुई किससे थी कि जो फडणवीस जी है उनके साथ बात हुई थी, मगर उन्होंने कभी ये बयान नहीं किया, या मोदी जी और अमित शाह जी ने नहीं बयान किया कि अजीत दादा ने कोई गठ ले आने की बात की है। तो ये कल परसों शाम तक बिल्कुल ये बात थी, या 2 दिन पहले तक बात थी कि ये इनके साथ एनसीपी के वो बात कर रहे थे। तो कोई गठ की बात संजय भाई जो कह रहे हैं वो मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि ऐसे गठ की बात हुई थी। खुद फडणवीस जी ने कभी इसके ऊपर ऐसी बात कही नहीं है। मुद्दा हमें यही कहना है कि जो हुआ बात, जो मैंडेट मिला था ये बीजेपी को नहीं मिला था, मैंडेट उनकी युति को मिला था, दोनों मिलके युति को मैंडेट लोगों का मिला था। और वो भी मैं कहता हूँ कि मैंडेट 2014 में जो मिला था, जब वो दोनों पार्टियां अलग लड़ी थी, मुख्तलिफ लड़ी थी, उससे भी कम सीट आए। तो ये जो बीजेपी कह रही है कि हमें मैंडेट मिला है, ये सत्य बात या सही बात नहीं है। उनको 105 सीट मिले। ठीक है संजय केनेकर साहब, ऐसे में ये जो इक्वेशन बन रहा है, इससे बीजेपी को सतर्क रहने की जरूरत है कि गोवा, मणिपुर में जैसा हुआ ऐसा आप दूसरी रियासतों में नहीं कर सकते। अब जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं दूसरे रियासतों की, वो भी कहीं ना कहीं मजबूत हो रही हैं, उन्हें यहाँ से इशारा मिल रहा है, उन्हें संदेश मिल रहा है। सुनो बात, भारतीय जनता पार्टी अभी तक 25 साल विरोधी पक्ष में रह के भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य का विकास ही किया है और अच्छी तरह से विरोध की भूमिका भी निभाई।
जी। जब भी सत्ता मिली तब भी अच्छा विकास की ओर गतिमानता रखी है, और ये विकास की गतिमानता रखते हुए ही 100 सीट आए ना, कोई अदर पक्ष के 100 सीट आए क्या? तो यही गतिमानता। सना जी मैं एक 10 सेकंड से कहना चाहूंगा जी, हमारे मित्र संजय भाई से। जी समीर यही है कि हम मानते हैं कि बीजेपी अपोजिशन में अच्छी पार्टी थी, मगर जब उन्हें लोगों ने ट्रस्ट करके जब पावर दे दी उन्हें, तब उन्होंने अपोजिशन पार्टियां खत्म करने की जो राजनीति की है, जो बिल्कुल भारत के संविधान, भारत के परंपरा के खिलाफ है, इसी का ये नतीजा देख रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि अब फिर से अगर वो विपक्ष में, हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं, उनकी जो जरूरत एक डेमोक्रेसी जमहूरियत को है, ये हम बात मानते हैं और हम पूरी तरह से उनका सहयोग, उनका कोऑपरेशन चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि बीजेपी ने जब पावर पे आने के बाद, सत्ता में आने के बाद जिस तरीके से ऑपोजिशन को खत्म करने की जो कोशिश की है, वो हम नहीं करना चाहते। हमें उनकी एज अ बहुत स्ट्रॉन्ग अपोजिशन की जरूरत है। बिल्कुल, और यही जमहूरियत की एक नींव है। बेहद शुक्रिया हुसैन दलवाई साहब आपका और संजय कनेकर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, न्यूज़ 18 उर्दू के साथ, और वक्त देने के लिए। हमारे नुमाइंदे लगातार मोहिउद्दीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहिउद्दीन, कलमदानों की तकसीम को लेकर बातचीत हो रही थी। अगर अजीत पवार की बात करें तो क्या इस कलमदान में कोई जिम्मेदारी अजीत पवार के हिस्से में आ सकती है? जी देखिए सना, मैं आपको बता दूं कि अजीत पवार का जो बयान आया है कि पार्टी जो फैसला करेगी उस पार्टी पे जो है, उस फैसले पे जो है वो कायम रहेंगे और वो जो है वो एक पार्टी के नेता के तौर पर काम करते रहेंगे। फिलहाल आपने सवाल किया कि कलमदानों की तकसीम के ताल्लुक से जो है वो क्या माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आपको बता दूं कि जराये के हवाले से जो खबरें मौसूल हुई है उसके मुताबिक हमारे पास जो है वो कलमदानों के तकसीम के ताल्लुक से जो बड़े नेता हैं उनके नाम सामने आए हैं। 26 ऐसे लीडरान हैं आघाड़ी के, यानी कि कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना के, जो जिन्हें जो है वो वजारत मिल सकती है। इसमें जो है वो शिवसेना की बात करें तो शिवसेना में जो है एकनाथ शिंदे, दिवाकर राउते, सुभाष देसाई, अब्दुल सत्तार शेख, रामदास कदम, तानाजी सावंत, दीपक केसरकर और गुलाब राव पाटिल के नाम सामने आए हैं। इसी के अलावा अगर कांग्रेस, इसी के अलावा जो है अगर राष्ट्रवादी की बात की जाए, एनसीपी की बात की जाए तो इसमें धनंजय मुंडे, जितेंद्र आव्हाड, जयंत पाटिल, छगन भुजबल, हसन मुशर्रफ, अनिल देशमुख, दिलीप वळसे पाटिल और मकरंद पाटिल और राजेश टोपे जैसे लीडरान के नाम जो है वो सामने आए हैं। इसी के अलावा अगर कांग्रेस की बात करें तो इसमें अशोक चौहान, पृथ्वीराज चौहान, बाला साहेब थोरात, विजय वडेट्टीवार, केसी पाड़वी, विश्वजीत कदम, यशोमती ठाकुर, सतेज बंटी पाटिल और सुनील कोदार जैसे लीडरान के नाम जो है वो सामने आए हैं। अभी तक जो नाम सामने आए हैं वो कुल मिला के जो है वो 26 से ज्यादा लीडरान के नाम सामने हैं जिनकी वजारत, जिनको जो है वजारत मिलने की उम्मीद है। और ये तमाम के तमाम लीडरान जो है वो तीनों पार्टी के दिग्गज लीडरान हैं। ये लीडरान जो है वो पार्टी को लीड करते हैं। ठीक है मोहिउद्दीन, ये बात पोर्टफोलियो की हो गई। अगर बात हलफबर्दारी तकरीब के हवाले से कर ली जाए तो जोरों शोर से जारी। इस बीच दावतनामा मुरत्तब करने का काम जो है वो सुपुर्द किया गया शरद पवार के हाथों। शरद पवार दावतनामे में कई नाम शरीक कर रहे हैं, बड़े नाम। और रियासतों की बात करें तो क्या वो दावतनामे सभी रियासतों के वज़ीर आला को भेज दिए गए और कौन कौन से वज़ीर आला हैं जो शिरकत कर सकते हैं? वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और कहा जा रहा है कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह भी शिरकत करेंगे हलफबर्दारी की तकरीब में। जी देखिए, मैं आपको बता दूं हलफबर्दारी की तकरीब जो है वो कल शिवाजी पार्क में मुनक्किद होने वाली है और इसमें जितने भी बड़े लीडरान हैं मुल्की सतह पर, उन सब लीडरान को जो है वो मदऊ किया जा रहा है और ये जो प्रोसेस है वो फिलहाल जारी है। ममता बनर्जी से लेकर के नरेंद्र मोदी तक, अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस जो कि इस रियासत के साबिक वज़ीर आला रहे हैं, इनको भी जो है वो तकरीब में दावतनामा के जरिए बुलाया गया है। सोनिया गांधी, अहमद पटेल और राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के बड़े लीडरान को जो है वो बुलाने की जिम्मेदारी शरद पवार पर है।
माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जो है वो इस हलफ बदाल की तकरीब में जो है वो खुद शिरकत करने वाले हैं और उसी के साथ साथ जो है जितने भी रियासत के वज़ीर आला है वो भी इसमें आएंगे। इन तमाम के तमाम वज़ीर आला को जो है वो इन्विटेशन भेजने का काम जो है वो जारी है और माना जा रहा है कि मतलब ये इन्विटेशन भेजने का काम, दावतनामे का काम अनकरीब पूरा होते ही जो है वो कंफर्मेशन आएगा। बहरहाल नरेंद्र मोदी की जानिब से कंफर्मेशन आ चुका है और शरद पवार ने जो है ये ख्वाहिश जाहिर की है कि वो चाहते हैं कि सोनिया गांधी भी इस हलफ बदाल की तकरीब में शामिल हो और रियासत का जी। अब देखना होगा कल की जो तस्वीरें होंगी वो काफी तारीखी होंगी, कौन कौन लीडरान की शिरकत होती है हलफ बदाई की तकरीब में। बेहद शुक्रिया मोहिउद्दीन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से बातचीत करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे दूसरी खबर की। बात